पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस समय जाति व्यवस्था के कारण उन्हें बहुत भेदभाव झेलना पड़ा। और कौन कौन सी डिग्री कहाँ कहाँ से उन्होंने प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से की। तो उन्होंने भिक्षा लेकर वो मुंबई गए। वो सच में एक बड़ी बाधा के खिलाफ लड़ते हुए मुंबई पहुंचे थे और बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी बनाई उन्होंने स्कूल, कॉलेज और वंचित वर्गों के लिए संस्थान स्थापित किए। किसी व्यक्ति को अगर संविधान लिखना है, गहरी समझ चाहिए संवैधानिक सिद्धांतों की, सामाजिक न्याय और संवेदनशीलता, नैतिक दृष्टिकोण और अलग अलग वर्गों के अनुभवों का गहरा सम्मान रखना पड़ता है। सबसे बड़ा तो उनका योगदान था भारतीय संविधान के निर्माण में। संविधान सभा क्या होती है? जिसे भारत के संविधान को तैयार करने के लिए चुना गया था। अलग अलग कौन से लोग एकजुट होकर संविधान बनाने के लिए आए थे और संविधान कब से बनना स्टार्ट हुआ? और इसे पूरा करने में लगभग 2 साल, 11 महीने और 17 दिन लगे थे। सभी नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और सरकार की शक्तियों का संतुलन। कौन कौन सी चीजों पे ज्यादा बहस हुई? अलावा केंद्रीय और राज्य सरकारों की शक्तियों के बंटवारे पर भी गहन चर्चा हुई। इस संविधान के बारे में जानते हैं। इसका आधार ब्रिटिश, अमेरिकी और फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। इनमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 355 आर्टिकल्स थे। कौन कौन से बहस प्रमुख थी? धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता। क्या हुआ था एक्चुअली उस दिन? वोटर्स कितने थे? वोट कैसे गिरे? क्या हुआ? डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। हम लोगों ने जाना कि डॉक्टर अंबेडकर कौन थे, कैसे शिक्षा प्राप्त की, कहाँ तक वो गए, आंदोलनों में कैसे जुड़े रहे, संविधान जब स्टार्ट हुआ बनना तो उनकी क्या भूमिका थी, दूसरे लोगों का क्या सोच थी, संविधान कब बना और संविधान के बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई, वो सभी का एक तालमेल बना। इस एपिसोड हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक व्यक्ति थे। वो भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे, दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले सबसे बड़े नेताओं में से एक थे और उनका योगदान भारतीय समाज के लिए बिल्कुल क्रांतिकारी था। पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। वो कौन थे, क्या थे, उनका जीवन कैसे चला, वो बारे में बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वो एक दलित परिवार से थे और उस समय जाति व्यवस्था के कारण उन्हें बहुत भेदभाव झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई में बेजोड़ सफलता हासिल की। उनकी डिग्रीज में वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने अमेरिका और लंदन से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया और वो देश के सबसे बड़े सामाजिक सुधारकों में से एक बने जिन्होंने समानता और न्याय के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनके पहले डिग्रीज के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कितने पढ़े लिखे थे और कौन कौन सी डिग्री कहाँ कहाँ से उन्होंने प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से की, जहां उन्होंने एल्फिंस्टन स्कूल में दाखिला लिया। बाद में वो मुंबई के सरकारी कॉलेज से एमए करने गए और फिर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क से अर्थशास्त्र में एमए किया। उसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहां से उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिली। वो भारत में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनका डॉक्टरेट अमेरिका और इंग्लैंड दोनों से था और उनका शोध विषय था इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड सोशल चेंज। उन्होंने कहाँ कहाँ से पढ़ा, एक एक चीज़ के बारे में स्टोरी के माध्यम से बताइए कि उनका बचपन कहाँ से वो पढ़े और फिर एक एक स्टेज को पूरा बताइए। हाँ, तो डॉक्टर अंबेडकर का बचपन मध्य प्रदेश के महू में गुजरा, जहाँ उनके पिता सेना में सूबेदार थे। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने वहीं से शुरू की, लेकिन जाति भेदभाव के चलते उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने मुंबई का रुख किया, जहां उन्हें एल्फिंस्टन स्कूल में दाखिला मिला। वहीं से उनकी पढ़ाई का एक नया रास्ता खुला। बाद में वो मुंबई के सरकारी कॉलेज गए और फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में अर्थशास्त्र में एमए किया। वहीं से उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री ने उनके सपनों को उड़ान दी। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सभी चीज़ें कैसे हुई, वो मुंबई पहली बार कैसे गए? तो जब अंबेडकर सिर्फ 15 साल के थे, तब उनके शिक्षक और दोस्तों ने उनकी प्रतिभा को देखा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन उनके शिक्षक ने उन्हें मुंबई जाने का सुझाव दिया। वो दीक्षा लेकर मुंबई पहुंचे और एल्फिंस्टन स्कूल में दाखिला लिया। मुंबई में रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और धीरे धीरे वो देश की सबसे ऊंची शिक्षा तक पहुंचे। तो उन्होंने भिक्षा लेकर वो मुंबई गए और फिर वहाँ पे एल्फिंस्टन स्कूल में दाखिला लिया और फिर वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। वो सच में एक बड़ी बाधा के खिलाफ लड़ते हुए मुंबई पहुंचे थे। वहाँ एल्फिंस्टन स्कूल में दाखिला लेकर उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए।
मुंबई में रहते हुए वो सरकारी कॉलेज गए और फिर उनकी किस्मत खुली जब उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थानों में पढ़ने का मौका मिला। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल में कैसे वो पढ़ने गए और कैसे मौका मिला? तो दरअसल डॉक्टर अंबेडकर की अकादमिक प्रतिभा ने उन्हें ये मौका दिलाया। उन्होंने मुंबई में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल की, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया। बाद में ब्रिटिश सरकार के सहयोग से वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और वहां पर डॉक्टरेट पूरा किया। उनकी मेहनत, लगन और कुछ गिने चुने शिक्षकों के सहयोग में ही उन्हें ये अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। सो बेसिकली वो अच्छा पढ़ते थे तो उनको स्कॉलरशिप मिली और फिर वो अलग अलग डिग्रीज के पीछे गए। जो उनकी शानदार अकादमिक योग्यता और प्रतिबद्धता ने ही उन्हें स्कॉलरशिप दिलवाई और फिर वो कोलंबिया और लंदन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचे। वहां से मिली डिग्रीज ने उनके विचारों को और मजबूत किया और बाद में संविधान निर्माण में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण बना। तो उनके बचपन की एक स्टोरी बताइए जिसमें उन्हें कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। लिस्ट दीजिए कौन कौन सा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और उनकी स्टोरीज बताइए। डॉक्टर अंबेडकर के बचपन में कई मुश्किलें थी। सबसे पहली बात, उन्हें जाति भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में भी उन्हें छुआछूत का अनुभव मिला और पानी के बर्तन अलग रखे जाते थे। दूसरी, आर्थिक तंगी थी क्योंकि उनके पिता सेना में सिपाही थे और परिवार गरीब था। तीसरी, जब वो मुंबई गए तो वहां भी उन्हें कई बार भेदभाव झेलना पड़ा, लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और पढ़ाई को जारी रखा। यहाँ तक तो हम लोगों ने जाना कि उनकी शिक्षा कैसे हुई और कितने ज़्यादा विद्वान थे वो, और अब जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों के लिए समर्पित किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, दलितों को शिक्षित करने के लिए मिशन चलाए और 1936 में उन्होंने स्वतंत्रता समाज पार्टी भी बनाई। फिर वो अंतर्राष्ट्रीय 47 में भारत के संविधान के सबसे मुख्य लेखक बने और उन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान में सभी के लिए समान अधिकार हो। तो एक एक चीज़ों को देखते हैं और जानते हैं। सामाजिक न्याय और दलित अधिकारियों के लिए वो आगे गए। क्या चीज़ ट्रिगर की उनको? क्योंकि वो पढ़ने में विद्वान थे और उनके पास बहुत सारी डिग्रियां भी थी, तो कहीं ना कहीं वो जॉब करते हैं या फिर ज़्यादा पैसे कमा सकते थे। लेकिन क्या चीज़ें ट्रिगर की उनको कि उन्हें समाज सुधारने में ही जाना था? दरअसल उनका खुद अनुभव ही सबसे बड़ा ट्रिगर था। जब वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे तो उन्होंने खुद जाति भेदभाव का गहरा असर झेला। वो देखते थे कि कितने ही प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसीलिए पीछे रह जाते थे क्योंकि उनका जन्म एक निम्न जाति में हुआ था। इसी अनुभव ने उनके अंदर एक गहरी संवेदनशीलता जगाई और वो अपने सारे ज्ञान को समाज में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। तो कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती गई और बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी बनाई उन्होंने, तो उसका क्या मिशन था और उसके मिशन के साथ वो कहाँ पे जाना चाहते थे, वो बताइए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का मिशन था दलितों को शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिलाना। उन्होंने स्कूल, कॉलेज और वंचित वर्गों के लिए संस्थान स्थापित किए ताकि उन्हें बराबरी का मौका मिले। इसके साथ ही उन्होंने दलितों के समान और उनके राजनीतिक अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई और धीरे धीरे वो एक राष्ट्रीय नेता बन गए जो समाज सुधार की दिशा में लगातार आगे बढ़ते गए। क्योंकि इन्होंने दलित जीवन ही काटा था, तो इसीलिए वो दलितों के प्रॉब्लम के सुधार के लिए आगे बढ़े थे। अब बात करते हैं सामाजिक रीतियों की कि उन्हें कौन कौन सी त्रुटि मिली समाज में उस टाइम पे जब वो एक मिशन चला रहे थे। जब अंबेडकर ने अपना मिशन चलाया तो उन्हें बहुत तरह की रुकावटें मिली। सबसे बड़ा विरोध जातिवादी समूहों से था जिन्होंने उनकी कोशिशों को चुनौती दी। कई बार उनके कार्यक्रमों में हिंसा तक हुई। साथ ही उन्हें आर्थिक संसाधनों की भी कमी थी और कई लोगों ने उन्हें राजनीतिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बावजूद वो डटे रहे और अपने मिशन में कामयाब हुए। किसी व्यक्ति को अगर संविधान लिखना है तो कौन से क्वालिफिकेशंस चाहिए और कौन से गुण चाहिए कि वो संविधान लिख सके? इसके लिए सिर्फ औपचारिक डिग्री ही नहीं बल्कि गहरी समझ चाहिए संवैधानिक सिद्धांतों की, सामाजिक न्याय और कानून की गहरी पकड़ और देश की वास्तविक जरूरतों की समझ। साथ ही एक व्यक्ति को संवेदनशीलता, नैतिक दृष्टिकोण और अलग अलग वर्गों के अनुभवों का गहरा सम्मान रखना पड़ता है ताकि वह सभी की आवाज को समाहित कर सके। आपने बताया था कि अंबेडकर जी एमए किए हुए थे अर्थशास्त्र में और
बिजनेस बिल्कुल। क्वालिटीज़ में उन्होंने एमए किया हुआ था। तो अब बताइए कि उन्हें कौन सी चीज़ें उनको करना पड़ा जिससे कि बहुत सारे सामाजिक ज्ञान को वो अपने अंदर डाल सके। अंबेडकर को लगातार अलग अलग समाजों और आर्थिक प्रणालियों का गहरा अध्ययन करना पड़ा। उन्होंने विश्व की कई अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया, कोलंबिया और लंदन में अध्ययन करते समय तमाम सामाजिक सिद्धांतों को समझा और फिर भारत के संदर्भ में उनका उपयोग किया। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर किताबें लिखी, अलग अलग वर्गों से मिलकर उनकी जिंदगी और अनुभव समझे और संविधान लिखने के लिए भी ये सभी ज्ञान उन्होंने जोड़ा। अंबेडकर ने कौन कौन से अचीवमेंट्स किए हुए थे अपने ज़िंदगी में? उन अचीवमेंट्स का क्या कारण था? कौन से सोच के साथ उन्होंने अचीवमेंट किया? डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में कई बड़ी उपलब्धियां थीं। सबसे बड़ा तो उनका योगदान था भारतीय संविधान के निर्माण में, जहां उन्होंने समानता, जाति विरोध और मौलिक अधिकारों को आधार बनाया। इसके अलावा उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी, दलितों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए और अनिवार्यता और समानता जैसी मूल अवधारणाओं को समाज में स्थापित किया। उनकी सफलता का कारण उनकी गहरी सोच थी। वो हमेशा यह मानते थे कि शिक्षा, संगठन और संवैधानिक अधिकार ही समाज में सच्चा बदलाव ला सकते हैं। अब हिस्ट्री में चलते हैं और 1947 की जो भावनाएं थी भारत में, कौन कौन सी चीज़ें चल रही थी और अंबेडकर की तरफ से कौन कौन सी चीज़ें चल रही थी, वो बताइए। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश में बड़ी उम्मीदें और साथ ही कई चुनौतियां थी। एक तरफ नए देश का निर्माण, विभाजन के बाद शरणार्थियों का प्रवास और एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना की भावना थी। वहीं अंबेडकर ने इस समय दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखी। वो संविधान की कमेटी से हटने के बाद भी दलितों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हक के लिए आवाज उठाते रहे। उन्होंने बहुजन समाज की बात की और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि नए भारत में हर वर्ग को बराबरी का अधिकार मिले। अंबेडकर जी को ही मुख्य प्रार्थी क्यों बनाया गया संविधान लिखने के लिए? क्या कारण थे? उस समय पे अंबेडकर जी का पोजीशन क्या था, स्टेटस क्या था? अंबेडकर जी को मुख्य प्राधिकारी इसलिए बनाया गया क्योंकि वो सबसे बड़े विद्वान थे, खासकर सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की गहरी समझ रखने वाले। उनका स्टेटस बहुत ऊंचा था। वो पहले भारतीय थे जिनका डॉक्टरेट था और उनका अंतर्राष्ट्रीय अनुभव था। साथ ही वो दलित और वंचित वर्गों के लिए सबसे बड़ी आवाज थे। इसीलिए संविधान सभा ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी ताकि एक समावेशी और न्यायपूर्ण संविधान तैयार हो सके। संविधान सभा क्या होती है और कैसे संविधान सभा बनाई जाती है? कौन कौन से लोग रहते हैं उसमें? संविधान सभा एक विशेष निकाय थी जिसे भारत के संविधान को तैयार करने के लिए चुना गया था। इसे आम चुनाव के जरिए नहीं बल्कि प्रांतीय विधानमंडलों के प्रतिनिधियों से बनाया गया था। इसमें अलग अलग राज्यों से चुने गए 300 से ज्यादा सदस्य थे, जिनमें वकील, शिक्षक, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। इन सदस्यों ने मिलकर संविधान के सभी भागों पर बहस की, मसौदे बनाए और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को इसे संविधान के रूप में अपनाया गया। संविधान बनाने के लिए कौन सी बिल पारित हुई थी और अलग अलग कौन से लोग एकजुट होकर संविधान बनाने के लिए आए थे, नियुक्त किए गए थे, और संविधान कब से बनना स्टार्ट हुआ? संविधान बनाने का काम 1946 में शुरू हुआ था और इसे पूरा करने में लगभग 2 साल, 11 महीने और 17 दिन लगे थे। अलग अलग राज्यों से चुने गए प्रतिनिधि, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, BL मित्तल, पंडित नेहरू जैसे बड़े नेता थे, उन्होंने मिलकर इसे तैयार किया। संविधान सभा ने कई महीने तक बहस की और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया, जो आज हमारा संविधान है। तो अब संविधान के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। संविधान क्या है, क्यों लिखा गया था संविधान को? संविधान इसीलिए लिखा गया था ताकि नए स्वतंत्र भारत के लिए एक मजबूत, व्यवस्थित और समावेशी कानून का ढांचा बनाया जा सके, जिसमें सभी नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और सरकार की शक्तियों का संतुलन हो। ये संविधान सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र की नींव रखता है ताकि हर नागरिक को एक समान अधिकार मिले और देश का विकास न्यायपूर्ण तरीके से हो सके। जब संविधान बनाई जा रही थी तो उसमें से कौन कौन से त्रुटियां निकाले गए, कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा बहस हुई और कौन कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी हुई थी? जब संविधान बनाया जा रहा था तो सबसे ज्यादा बहस मौलिक अधिकारों पर हुई। लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि सभी नागरिकों को बराबर अधिकार मिले, खासकर दलितों और महिलाओं के लिए। इसके अलावा केंद्रीय और राज्य सरकारों की शक्तियों के बंटवारे पर भी गहन चर्चा हुई ताकि संतुलन बना रहे। एक अच्छी बात यह थी कि संविधान में सभी धर्मों, जातियों और वर्गों का ध्यान रखा गया और ये एक लचीला लेकिन मजबूत दस्तावेज बना जो समय के साथ बदलाव को भी समाहित कर सके।
भारत में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, सबका अपना अलग अलग नियम होता है। प्लस संविधान को एक अलग फ्रेम में भी रखना था जो कि सभी को एकजुट रख सके। अब बताइए कि कौन सी चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक थी और कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी लिखी गई संविधान में। तो समस्याग्रस्त हिस्सों में मुख्य रूप से जाति आधारित भेदभाव और आर्थिक असमानता को लेकर चिंताएं थी, क्योंकि ये समाज में गहरे जुड़े हुए थे। वहीं अच्छी बात यह थी कि संविधान ने समानता, धर्मनिरपेक्षता और संघीय व्यवस्था जैसे सिद्धांतों को बहुत मजबूत रखा। इस संतुलन ने अलग अलग जातियों, धर्मों और भाषाओं वाले लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया और एक ऐसी नींव रखी जिससे भारत एक लोकतांत्रिक और विविधतापूर्ण राष्ट्र बन सका। कंपैरिजन करते हैं, संविधान के पहले भी बहुत सारे नियम होंगे जो कि ब्रिटिशों ने शायद जमाए हुए होंगे, और जब संविधान बन गए तब जो नियम थे, तो दोनों में कौन सी चीज़ें अंतर थी बुराई के लिए और अच्छाई के लिए। ब्रिटिश काल में हमारे पास मुख्य रूप से औपनिवेशिक नियम थे जो सत्ता का केंद्रीकरण करते थे। नागरिकों के अधिकार सीमित थे और राजनैतिक स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन जब संविधान बना तो उसमें मौलिक अधिकार, समानता और कानून के समक्ष समानता जैसे सिद्धांत जोड़े गए, जिससे नागरिकों को अधिकार, स्वतंत्रता और सुरक्षा मिली। कुल मिलाकर पुरानी व्यवस्था में सत्ता का केंद्रीकरण था, जबकि नए संविधान में नागरिकों का अधिकार और स्वतंत्रता मुख्य आधार मिले। चलिए संविधान के बारे में जानते हैं। जो ऊपर का फ्रेम रहता है कि कैसे लिखी गई थी, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था, चैप्टर्स कौन कौन से थे, उसको कैसे बनाया गया था, वो पूरा एक नियम बताइए। तो संविधान का जो ढांचा था वो बहुत सोच समझ कर बनाया गया था। इसका आधार ब्रिटिश, अमेरिकी और फ्रांसीसी संविधान से लिया गया, लेकिन इसे भारतीय संदर्भ में ढालकर लिखा गया। संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 आर्टिकल्स थे। हर भाग एक विशेष विषय को संबोधित करता था, जैसे मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, नागरिक अधिकार और संघीय ढांचा। इसे बनाने का मकसद था कि ये सभी वर्गों को एकजुट रखे, लोकतंत्र को मजबूत करे और समय के साथ बदलावों को भी समाहित कर सके। आपने बताया कि संविधान में 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। क्या हैं ये सभी चीज़ें? हाँ, तो संविधान के भाग असल में अलग अलग विषयों पर आधारित है, जैसे मौलिक अधिकार, केंद्र और राज्य की शक्तियां और न्यायपालिका का ढांचा। अनुसूचियां विशेष सूचियों की तरह हैं, जिनमें कुछ विशेष वर्गों को, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारों या आरक्षण का जिक्र है। और आर्टिकल्स संविधान के मुख्य कानून वाले प्रावधान है जो देश के संचालन के नियम तय करते हैं। उदाहरण के तौर पर हर एक को डिफाइन कीजिए और अच्छे उदाहरण दीजिए। उदाहरण के लिए भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जैसे कि आर्टिकल 14 सभी को समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है। दूसरी तरफ अनुसूची 5 और 6 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसी तरह भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है और भाग 4 में राज्यों के नीति निदेशक तत्व हैं जो सरकार को दिशा देते हैं। अगर एक कंट्री जैसे कि भारत संविधान की बात मान रहे हैं तो कौन कौन से ढांचा को तैयार करता है एक संविधान, वो चीज़ें बताइए। एक संविधान के लिए कई ढांचा तैयार होते हैं। सबसे पहले संविधान सभा का गठन होता है, जो प्रतिनिधियों का एक चयनित समूह है। फिर विशेषज्ञों की समितियां बनाई जाती हैं जो अलग अलग हिस्सों का मसौदा तैयार करती है। एक बार मसौदा तैयार हो, उस पर व्यापक बहस, संशोधन और फिर पूरे संसद या संविधान सभा में वोटिंग होती है। इसके बाद जब सभी राज्यों और प्रतिनिधियों की मंजूरी मिल जाती है, तभी संविधान को लागू किया जाता है और उस पर कानून का पूरा ढांचा तैयार होता है। इसको एकदम डीप डाउन करते हैं। तो पहली चीज़ जो आपने बताई कि संविधान सभा का गठन होता है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स थे वो बताइए। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे जो अलग अलग प्रांतों के विधान मंडलों से चुने गए थे। इनमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता शामिल थे। हर सदस्य ने अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व किया और उनका मकसद था कि सभी वर्गों, धर्मों और प्रांतों की आवाज़ को संविधान में शामिल किया जाए। फिर आपने बताया कि विशेषज्ञों की एक समिति होती है, उसमें कौन कौन से लोग थे? तो विशेषज्ञों की समितियां अलग अलग विषयों पर बनाई गई थी, जैसे वित्तीय, न्यायिक, नागरिक अधिकार और संघीय ढांचे से जुड़े मसलों पर। इन कई विद्वान शामिल थे जिनका विशेषज्ञता अलग अलग थी। उदाहरण के लिए डॉक्टर अम्बेडकर खुद कई समितियों के सदस्य थे और उनके अलावा सरदार पटेल, के मुंशी और जीवी मावलंकर जैसे लोग भी इन समितियों का हिस्सा थे। आपने बताया कि समितियां जो हैं वो अलग अलग मसौदे को तैयार करती हैं और एक बार जब मसौदा तैयार हो गया तो अलग अलग बहस भी छिड़ती थी।
तो कौन कौन से बहस प्रमुख थी, उनका एक लिस्ट तैयार करके बताइए। प्रमुख बहसों में कुछ मुख्य बिंदु थे। पहली, मौलिक अधिकारों की परिभाषा और दायरा, जिसमें जीवन के अधिकार, समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस हुई। दूसरी, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, ताकि कौन किस विषय में कानून बना सके, इस पर चर्चा हुई। तीसरी, धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता, यह तय करने पर कि धर्म का राज्य पर क्या प्रभाव होगा। और चौथी, आरक्षण और सामाजिक समानता, जिसे पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों पर गहरी बहस हुई। तो बेसिकली जो चीज़ें, तकलीफ़ें उस टाइम पे भारत कंसिडर कर रही थी, उसी तकलीफ़ों को बेस्ट मान्यता दी गई थी संविधान में। जो बड़ी समस्याएं समाज में थीं, जैसे जाति भेदभाव, धर्म और शिक्षा का असमान वितरण, उन्हीं को संविधान में खासकर ध्यान में रखा गया। संविधान ने इन्हीं चुनौतियों का समाधान करने के लिए समानता, आरक्षण और नागरिक अधिकारों को प्रमुखता दी, ताकि हर वर्ग और समुदाय को न्याय मिल सके। और सबसे लास्ट में मसौदा तैयार हुआ, बहस भी हो गई, और अब आती है वोटिंग की बारी। तो राज्य और प्रतिनिधियों की मंजूरी भी मिली होगी, और कहीं ना कहीं इसमें डिसरेस्पेक्ट भी हुआ होगा अलग अलग चीज़ों पर। क्या हुआ था एक्चुअली उस दिन? वोटर्स कितने थे, वोट कैसे गिरे, क्या हुआ था? हाँ, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान मसौदे पर मतदान किया। उस समय 299 में से 284 सदस्यों ने अनुमोदन दिया और केवल 13 लोगों ने विरोध किया। सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने वोट दिया और इस तरह से सर्वसम्मति के साथ संविधान को अपनाया गया। हालांकि कुछ प्रतिनिधियों ने बाद में अपनी असहमति जताई, लेकिन कुल मिलाकर ये भारत का पहला लोकतांत्रिक और सर्वसम्मत अपनाया गया संविधान बन गया। उस समय कौन कौन सी पार्टियां थी और उन पार्टियों के प्रमुख कौन कौन थे? उस समय मुख्य रूप से दो बड़ी पार्टियां थीं। एक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका नेतृत्व बीटी रणदीवे ने किया। इसके अलावा दलित और आदिवासी वर्गों के भी कुछ प्रतिनिधि थे, जैसे पीएस मनी, जो दलित आदिवासी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी क्या कोई पार्टी करते थे, और क्या कारण था? डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्रता समाज पार्टी बनाई थी, जिसका उद्देश्य दलित वर्ग के राजनीतिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में वो बौद्ध आंदोलन से जुड़े और उन्होंने बहुजन समाज के हितों के लिए भी काम किया, ताकि दलित और वंचित वर्गों की राजनीति में मजबूत आवाज उठे। इन सभी चीज़ों के बाद संविधान तैयार हो गई, उनको संसद में मंजूरी भी मिल गई। अब बताइए, संविधान तैयार होने के बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई? क्योंकि चीज़ें तो बहुत आसान होती है जब वो बनती हैं। मंजूरी मिली, उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी हुई, लेकिन अब उसके बाद कौन कौन से डिफ़िकल्टीज फेस हुए अलग अलग सालों में, वो बताइए। संविधान के लागू होने के बाद भी कई चुनौतियां आई। सबसे बड़ी समस्या थी कश्मीर का मुद्दा, क्योंकि भारत का विभाजन और शरणार्थी संकट चल रहा था। 1950 के दशक में औद्योगिक विकास धीमा था और सामाजिक असमानता बनी रही। साथ ही कई बार संविधान में संशोधन करने पड़े, जैसे राजस्व को बढ़ाने के लिए और आरक्षण को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे भारत ने इन चुनौतियों को पार किया और संविधान ने देश की नींव को मजबूत बनाए रखा। तो संविधान में एक ऐसी चीज़ भी है कि आप संविधान को संशोधन भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। संविधान में संशोधन का प्रावधान होना एक बड़ी ताकत है, क्योंकि इससे समय के साथ बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कानूनों को अपडेट किया जा सकता है। हमारे संविधान में अलग अलग दो तरीकों से संशोधन किया जा सकता है, एक साधारण बहुमत से संसद में और दूसरा विशेष बहुमत से, जिसमें राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है। इसी वजह से संविधान लचीला है, लेकिन साथ ही मजबूत भी है। डॉक्टर अंबेडकर ने कौन कौन से आंदोलन किए थे? डॉक्टर अंबेडकर ने कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया। सबसे प्रमुख था चावदार तालाब सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने दलितों को सार्वजनिक पानी के स्रोत इस्तेमाल करने का अधिकार दिलवाया। दूसरा बड़ा आंदोलन था महार सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने दलितों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसी संस्था बनाई और बाद में बौद्ध धर्म अपनाने का भी बड़ा कदम उठाया, ताकि दलितों को सम्मान और बराबरी मिले। लास्ट में जब संविधान तैयार हो गए तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों को झेलना पड़ा था? क्योंकि संविधान तो एक नैतिक अच्छी चीज़ों पर बना हुआ था, अच्छे अधिकारों पर बना हुआ था, लेकिन समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको बहिष्कार भी किए होंगे, डॉक्टर अंबेडकर पर आवाज़ भी उठाए होंगे। उन चीज़ों पे बात करते हैं। जब संविधान बनकर तैयार हो गया, तभी डॉक्टर अंबेडकर को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। समाज के कुछ रूढ़िवादी वर्गों ने संविधान को मानने से इनकार किया, खासकर जब बात आरक्षण और दलितों के अधिकारों की है। साथ ही कई लोगों ने अंबेडकर पर निजी तौर पर भी हमला किया, यह कहते हुए कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ है।
लेकिन उन्होंने हर आलोचना से सामना किया और अपनी बात पर कायम रहे, यह बताते हुए कि संविधान ही दलितों और सभी वंचितों के लिए बराबरी का रास्ता है। हमने सच में एक पूरा सफर देखा, जहां से डॉक्टर आम्बेडकर का जीवन शुरू हुआ, उनकी शिक्षा, आंदोलन और फिर संविधान तक का उनका योगदान। आज उनके जन्मदिन पर हम उनके संघर्ष, उनकी दूरदर्शिता और उनके सपनों को याद करते हैं और ये समझते हैं कि उनका योगदान आज भी भारत को एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज बनाने में प्रेरित करता है।